जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और आप सब लोग जो है वो अपने अपने कैम जो है वो ऑन कर ले ताकि जिन स्टूडेंट्स की मैंने अटेंडेंस लगा दी है मुझे पता चल सके कि वो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। ठीक है, गर्ल्स जो है वो कैम ऑन ना करें, बॉयज जो है वो अपने अपने कैम ऑन करें। सब लोग अपना कैम जो है वो ऑफ कर लें। अब हम लोग अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। जी, तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इसकी टाइप और इसका जो प्रोसेस है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स एंड स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हमारा है लेयर फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। There are many operating systems that have a rather simple structure. These started as small systems and rapidly expand much further than their scope. A common example of this is MS-DOS. ये MS-DOS जो है ये बेसिकली जिन्होंने बनाया था वो IBM वाले थे। बाद में IBM से इन्होंने परचेज करके माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया है और इसको माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रख दिया है। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो इसका अभी भी IBM डॉस जो है, जो कि इसका ओरिजिनल वर्जन है, वो आपको IBM डॉस में ही मिलता है। इट वॉज डिजाइन सिंपली फॉर अ नाइस निच अमाउंट फॉर द पीपल। ये शुरू में डिजाइन किया गया था कि बहुत थोड़े से लोग जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना जो है वो फायदा होगा और बहुत सारे लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। देयर वाज नो इंडिकेशन दैट इट वुड बिकम सो पॉपुलर। और एक वजह इसकी ये भी दी गई थी कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि डॉस लेवल था। डॉस लेवल होने की वजह से लोगों को कमांड जो है वो भूल जाती थी, सारी की सारी जो है वो CLI मोड था, सारे के सारी कमांड जो थी वो CLI मोड पे होती थी और लोग जो है वो CLI मोड की कमांड को ज्यादा देर तक जो है वो अपने पास याद नहीं रख पाते थे। तो यही वजह थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जल्द ही मार्केट से आउट हो गया। लेकिन आप ये कह सकते हो कि आउट नहीं हुआ, अभी भी जो हमारे पास लेटेस्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बेस जो है वो पीछे MS-DOS और कहीं ना कहीं IBM DOS जो है वो पीछे उसका स्ट्रक्चर चल रहा होता है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि ये डायग्राम बनी हुई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS-DOS डिवाइस ड्राइवर्स है, रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर है, और ये सारे का सारा जो है वो मेन DOS का स्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लेयर स्ट्रक्चर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। Layer structure is a type of system structure in which the different services of the operating system are separated into various layers. वो कहता है कि लेयर स्ट्रक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई एक जो ऑपरेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हो रहा होता है, इसलिए ये सेपरेटली वर्क कर रहे होते हैं और इनको हम वेरियस लेयर्स जो है बोलते हैं या मल्टीपल लेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनको बोला जाता है। वेयर ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क to perform. It was created to improve the pre-existing structure like the monolithic structure Unix and simple structure MS-DOS. वो कहता है कि अगर इसकी हम बात करें तो यूनिक्स जो है वो इसमें मल्टी लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम था और वो जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होती रही, उसके साथ साथ डॉस भी मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिक्स इज द पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड नाउअडेज। भी अभी भी जहां पे यूनिक्स का इस्तेमाल है
ये दुनिया का पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ना तो आपका इसके लिए कोई वायरस डेवलप किया गया है, ना ही इसमें कभी वायरस जो आया है। और इसी की एडवांस फॉर्म जो है वो आपकी लाइनेक्स है। यानी लाइनेक्स के बैक पे भी जितना भी स्ट्रक्चर है वो यूनिक्स का है, और विंडोज के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो उसमें जितना भी स्ट्रक्चर इन्होंने डिजाइन किया हुआ वो आपके एमएस डॉस का है। फॉर एग्जांपल द विंडो एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज दिस लेयर अप्रोच एज अ पार्ट ऑफ इट। नेटवर्क के ऊपर विंडो एनटी आई थी, तो विंडो एनटी में सर्वर 4 था हमारे पास, और विंडो एनटी वर्क स्टेशन 4 था। ये दोनों मल्टी लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि हम नेटवर्क के ऊपर जो है वो इसको बूट करते थे। या आप ये कह सकते हो पूरा नेटवर्क जो है वो इन्हीं दोनों के ऊपर वर्क स्टेशन पे और सर्वर पे दोनों पे मिलके जो है वो बूट होता था। अब इसके जो कुछ ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को हमने आगे चल के कुछ हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़े, मेमोरी मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, पीछे भी पढ़ के आया। और कुछ आगे चल के हमने डिटेल में जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके आगे चलते जाएंगे लेक्चर, इनमें प्रोग्रामिंग भी आएंगी, काफी सारे आपको प्रोग्राम लिखने के लिए भी दिए जाएंगे, कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको दे दूंगा। तो आगे चल के आपको पता चलता रहेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से काम जो है वो कर रहा होता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटरप्ट ड्रिवन। काफी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनमें इंटरप्ट्स एग्जीक्यूट हो रही होती है। अगर आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ लिया तो असेंबली के अंदर आप लोगों ने जितना भी काम करना होता है वो इंटरप्ट्स के ऊपर करना होता है। उसकी कमांड है INT। इंटरप्ट्स के ऊपर जब हम काम करते हैं OS के अंदर तो हम INT का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे हम इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ देयर इज नो प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, नो IO डिवाइसेस टू सर्विस एंड नो यूजर टू होम टू रिस्पॉन्ड। अगर तो इनमें से कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो ना तो कोई डिवाइस चलेगी, चाहे वो इनपुट है चाहे वो आउटपुट है, और ना ही कोई यूजर जो है उस पर बैठ के काम कर सकेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विल सिट क्वाइटली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसीलिए खामोशी से पीछे बैठ के जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा होता है। इवेंट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज असाइंड बाय द occurrence of interrupt or a trap. Number 2 है जी, a trap or an exception is a software generated interrupt caused either by an error or by a specific request from a user program that an operating system service is performed. वो कहता है जी एक ट्रैप है, यानी कि जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमारी जो है, अगर आप लोगों ने जावा स्टडी की है तो जावा के अंदर जब हम लोग एरर को ट्रैप करते हैं तो उसके लिए हम ट्राई कैच की जो या IO एक्सेप्शन जो है वो लगाते हैं। यानी कि जो जदीद प्रोग्रामिंग है उसके अंदर एरर्स को फाइंड करने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम लोग जो एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारा एक्सेप्शन का एल्गोरिदम्स होता है। हम इस एक्सेप्शन में इसमें हमारे पास ट्राई कैच है और मल्टी ट्राई कैच आ जाता है, फिर इसके बाद IO एक्सेप्शंस की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, वो सारी की सारी हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है एरर को कम से कम जो है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने दिया जाए। The interrupt driven nature of an operating system define the system's kernel structure. For each type of interrupt, separately segment of the code in the operating system determine what action should be taken, कि कौन सा एक्शन जो है वो पहले परफॉर्म करना है। ये सारी की सारी जो है वो इंटरप्ट जो है वो इसको डील कर रही होती हैं। An interrupt services routine is provided that is responsible for dealing with the operating system and the users share the hardware and software. वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली यूजर के साथ हार्डवेयर को और रिसोर्सेज को शेयर कर होता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की। We need to make sure that an error is in a user program could cause problem only for one program that was running. वो कहता है कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उसमें जो भी एरर की वजह हो, एरर चाहे वो आपका रन टाइम एरर है, चाहे वो आपका लॉजिकल एरर है, चाहे वो आपका सिंटैक्स एरर है, एरर की कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी टाइप हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको हैंडल कर रहा होता है। विद शेयरिंग मैनी प्रोसेस कुड बी एडवाइजली अफेक्टेड बाय अ बग इन वन प्रोग्राम, और एक ही प्रोग्राम के अंदर इन तमाम को जो है वो अफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोसेस गेट्स स्टक इन एन इनफिनाइट लूप, अगर इनफिनाइट लूप में आपका कोई प्रोसेस, आपका कोई
लूप जो है वो स्टक हो जाता है, दिस लूप कुड प्रिवेंट द करेक्ट ऑपरेशन फॉर मेनी अदर प्रोसेस। तो वो क्या करता है, वो मल्टीपल प्रोसेस को जो है वो ऑन कर देता है। उससे क्या होता है, इन्फिनिटी लूप में हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो या सिस्टम बंद कर देते हैं, या हम लोग कंट्रोल ब्रेक की मदद से उस लूप को जो है वो स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। क्यों? उसने जाके इनफिनाइट हो चुका है, अब उसने जाके जितने भी हमारे प्रोसेस जो स्लीप मोड में थे उन सबको एक्टिव कर दिया। अब वो मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो आपका ओएस उसे लेके चल रहा होता है। Without protection against the support of the error, either the computer must execute only one process at a time or all output must be subsets। ड्यूल मोड ऑपरेशन होता है जी। इसमें ड्यूल मोड ऑपरेशन में ये कैसे वर्क करता है देखते हैं जी। ड्यूल मोड ऑपरेशन अलाउ ओएस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट यूजर मोड एंड कर्नल मोड। पहला तरीका तो यह है कि ड्यूल मोड कैसे वर्क होता है कि आपका एक कर्नल मोड होता है, एक यूजर मोड होता है। मिसाल के तौर पे आप लोग विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हो या विंडो 8 इस्तेमाल कर रहे हो या विंडो 7 इस्तेमाल कर रहे हो, इन दोनों में, इन तीनों चारों विंडोज के अंदर यही एक फीचर है कि अगर आप डॉस मोड पे कोई काम कर रहे हैं और अगर आपका वो काम स्टक हो गया, या आप डॉस लेवल पे सी या किसी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं और काम आपका स्टक हो गया, तो आप सिंपल कंट्रोल सी कर दे या आल्ट F4 कर दे, तो वो वहीं से ऑपरेशन आपका कट आउट हो जाता है और वापस आपकी विंडो मोड के अंदर जो है वो आपका जो है यूजर जो है वो वापस विंडो मोड के अंदर आ चुका होता है। तो यही फर्क होता है कि एक डायरेक्टली डॉस मोड के अंदर काम करने का और इनडायरेक्टली डॉस मोड में काम करने का। कि आपको अगर आप डॉस मोड में काम कर रहे हो डायरेक्टली, तो सिस्टम स्टक है, इट मीन अब आपको या तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा या आपको सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। अगर आप विंडो मोड में काम कर रहे हो तो आपको कर्नल ये ओएस ही ये जो फैसिलिटी देता है, उसका कर्नल जो ये फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली स्विच ऑफ हो सकते हो और आपका जो विंडो को ना तो शट डाउन होना पड़ेगा, ना विंडो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और आप डायरेक्टली CLI मोड से GUI मोड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हो। Mode bit provided by hardware provide abilities to distinguish when system is running user code or kernel code. Some instruction designed as privilege only executable in kernel. Some system call change mode to kernel return from call expects it the user। वो कहता है कि दूसरा ये है कि आप उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा देते हैं, क्योंकि आपको अगर आपने गौर से देखा होगा कि आप अपनी विंडो के ऊपर आप देखें तो आपके पास दो तरह के शेल आपको मिलते हैं कर्नल मोड में जाने के लिए। एक होता है आपका एडमिन शेल, एक होता है आपका यूजर शेल। कभी भी अगर आपको डॉस मोड में जाने की जरूरत पेश आए तो आप लोग क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो ज्यादातर यूजर शेल के अंदर चले जाते हैं, जबकि ज्यादातर यूजर शेल के अंदर काफी सारी सर्विसेज, काफी सारी जो सिक्योरिटी है वो लगी हुई होती है, वो सही तरीके से कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। लेकिन वही काम अगर आप एडमिन यूजर के अंदर जाके करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको जो है वो वर्किंग जो है वो करने में आसानी हो जाती है। ट्रांजैक्शन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड, कि यूजर से कर्नल मोड की तरफ कैसे ट्रांजैक्शन होता है। टाइमर टू प्रिवेंट इनफिनाइट लूप प्रोसेस होगिंग रिसोर्सेज सेट इंटरप्ट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। एक पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका इनफिनिट लूप है वो हैंग हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है आपके विंडो मोड में। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन काउंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है डिटरमिनेंट्स काउंटर वो चालू रहा होता है व्हेन काउंटर 0 जनरेट एन इंटरप्ट। जैसे ही काउंटर में 0 जनरेट होगी आपकी जो इंटरप्ट है वो कॉल हो जाएगी। सेटअप बिफोर स्केड्यूलिंग प्रोसेस टू रिगेन कंट्रोल और टर्मिनेट प्रोग्राम दैट एक्सीड अलॉटेड टाइम। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप देखें कि यूजर प्रोसेस और कर्नल प्रोसेस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यूजर प्रोसेस अपना यूजर जो एग्जीक्यूट कर चुका है। अब जैसे ही उसने कॉल सिस्टम कॉल हुआ है, कोई इंटरप्ट आई है, कोई उसमें एरर आया, फौरन उसकी बिट जो है वो 0 हो गई है और वो जैसे ही उस सिस्टम ने उसको कॉल किया, कर्नल ने उसे किल किया, किल करते साथ ही वो अपने रिटर्न मोड में जो है वो आ चुका है। अगर कर्नल मोड उसे फौरन एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या हो जाता है कि आपका सिस्टम फौरन जो है वो हाल्ट हो चुका होता है, हेल्ड हो जाता है। If a computer system has multiple user, अगर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर काम करें, जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी फ्रेम है, सर्वर्स है, इनके ऊपर क्या होता है, मल्टीपल यूजर एक ही वक्त के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब उसमें जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हम यूजर्स के लॉगिन बना देते हैं और यूजर जो है वो एक ही जगह पे बैठ के एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम के ऊपर बैठ के वो जो
काम कर रहा था। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिहाज से भी इंटरप्ट जो है वो अलग-अलग जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। फॉर दैट पर्पज मैकेनिज्म इंश्योर दैट फाइल्स, मेमोरी segments, CPU and other resources can be operated only by one those process that have gained proper authorization from the operating system। वही बात होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही उनके लिए मेमोरी मैनेजमेंट भी करनी है, उनके लिए सीपीयू का भी कंट्रोल करना है, उनके लिए रिसोर्सेज भी रखनी है, उनके लिए फाइल्स का भी हैंडल कर होना है, उनके लिए प्रिंटर्स को भी उसने हैंडल कर होना है, अगर स्कैनर्स लगे हैं तो स्कैनर्स को भी हैंडल कर रहा है, अगर बारकोड लगे हुए हैं तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद ही कर रहा होता है। बैकएंड के ऊपर जो है वो मल्टीपल कर्नल जो है वो कर्नल जो है और मल्टीपल इंटरप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिबग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो हमारे पास ओपन सोर्स है, या आप ये कह सकते हो बहुत सारे अब टूल आ चुके हैं कि आप विंडो को भी एडिट कर सकते हो, आप उसमें डॉस लेवल पे जाके विंडो की कुछ फाइल्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो और आप विंडो का जो इंटरफेस है वो खुद से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं लाइनक्स की बात करूं, यूनिक्स की बात करूं तो वो टोटल ओपन सोर्स है। मैक की बात करूं, जैसे कि आगे चल के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे जिनमें आप बासानी बैठ के डिबगिंग कर सकते हैं, उनमें से बग को रिमूव कर सकते हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है फाइल्स को जनरेट करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को रीजनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, डिबगिंग इज फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर और बग। वो कहता है डिबगिंग असल में क्या है कि एरर को फाइंड करना है, उसे फिक्स करना है और उनको वहां से मूव कर देना। OS जनरेट लॉग फाइल, OS का काम क्या है कि वो लॉग्स फाइल को जनरेट करता है कंटेनिंग एरर इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर तमाम की तमाम एरर की इंफॉर्मेशन जो है वो रखी जाती है। फेलियर ऑफ एन एप्लीकेशन कैन जनरेट कोड डंप फाइल कैप्चर मेमोरी ऑफ द प्रोसेस। और जो प्रोसेस फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, एक अपनी टेम्परेरी फाइल जो है वो जनरेट कर देते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो है प्रोसेस में वर्क कर रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर कैन जनरेट क्रैश ड्रम फाइल कंटेनिंग कर्नल मेमोरी। और अगर कर्नल मेमोरी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी एक फाइल जो है वो ड्रम से क्रिएट हो जाती है जो कि कंटेनिंग होती है और बाद में वो जो है वो क्रैश कर जाती है। बायोड क्रैश परफॉर्म टर्निंग कैन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम परफॉर्मेंस। और यही वजह है कि हमारे जो सिस्टम है वो उनकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हो कि आपका प्रोसेसर कितना इस्तेमाल हो रहा है, आपकी रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, आपकी हार्ड का क्या लेवल है, आपके मदरबोर्ड का क्या लेवल है। तो तमाम सर्विसेज, तमाम चीजें जो है वो आप साथ के साथ अपने सिस्टम के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। किंगरोल लॉ जो है जी, डिबगिंग इज ट्वाइस एज हार्ड एज राइटिंग द कोड इन द रेस्ट प्लेस, देयरफॉर इफ यू राइट द कोड एज क्लियरली as possible you are by definition not smart enough to debug it। वो कहता है कि जी एक लॉ है, इसने कहा कि जी डिबगिंग बेसिकली दो चीजों का मिलके बनता है, एक आपके हार्ड कोड को राइट करना और दूसरा उसको सही जगह पे जाके प्लेस कर देना। राइट, कोई भी आप कोड राइट कर रहे हो उसकी प्रॉपर तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से डिबग करोगे। डी ट्रेस टूल इज सोलारिस। डी ट्रेस एक कमांड है जो कि सोलारिस के अंदर टूल है और फ्री BSD मैक OS 10 के लिए अलाउ करती है फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो अलग से टूल है, फ्री BSD और डी ट्रेस, जो कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो है यानी मैक OS 10 में और ये सोलारिस के अंदर जो है वो इसी चीज को रिप्रोडक्ट करता है। प्रोबीफाइज फायर व्हेन कोड इज एग्जीक्यूट। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होता है तो प्रॉब्लली ये जो है ये फायर हो जाता है, कैप्चरिंग स्टेट डाटा को कैप्चर करता है और सेंडिंग इट कंज्यूमर, और कंज्यूमर को वो चीज जो सेंड कर देता है कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, आप इसको इस तरीके से हैंडल, यानी कि उसकी लॉग फाइल जो है वो जनरेट कर देता है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी बेसिक्स आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम बूट, या आप ये भी कह सकते हैं कि बूटिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। The procedure of starting a computer by loading the kernel is known as booting the system।
यानी कि बूटिंग क्या है, जब कर्नल आपका रैम में लोड हो जाता है, आपके पास पहली विंडो या लोगो ऑफ द विंडो डिस्प्ले हो जाता है, इट मींस आपका सिस्टम जो है वो बूट हो चुका है। वन मोस्ट कंप्यूटर अ स्मॉल पीस ऑफ कोड नोन एज अ बूट स्टार्टअप प्रोग्राम और बूट स्टार्टअप लोडर लोकेट द कर्नल। कर्नल के अंदर ये एक फाइल बनी होती है जिसे हम बूट स्टार्टअप बोलते हैं। ये फाइल आप ओपन करके एडिट भी कर सकते हो। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, बैच फाइल्स होती हैं और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो आप रीचेंज भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने डॉस के अंदर या आईसीटी में डॉस की प्रोग्रामिंग जो अगर पढ़ी हो या सी में आपको किसी ने डॉस की प्रोग्रामिंग करवाई हो, तो उसमें हम लोग कर्नल की बूट स्टार्टअप फाइल्स को ओपन करके रीचेंज कर सकते हैं। लोड इनटू मेन मेमोरी में लोड हो जाती है एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, और अपनी एग्जीक्यूशन को जो है वो शुरू कर देती है। सम कंप्यूटर सिस्टम सच एज पीसीज use two steps process in which simple boot startup loader fetches a more complex boot program from disk which is turn load the kernel। वो कहता है कि जी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपनी डिस्क से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर सकते हो, या आप किसी जो है कर्नल से अपने सिस्टम को बूट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब डॉस थी तो हम लोग एक फ्लॉपी के ऊपर कमांड लिखते थे sys ट्रांसफर, तो क्या होता था कि सिस्टम जो है वो ट्रांसफर हो जाता था और हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते थे, फ्लॉपी को डालते थे, उसमें वो डॉस की कुछ फाइल्स जो है बूटेबल मौजूद होती थी और उससे हमारा सिस्टम जो है वो बूट होके हमारे पास जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो आ जाती थी। बाद में क्या आ गया कि विंडो आ गया, उन्होंने क्या किया कि वो जो बूटिंग प्रोसेस था वो बायोस में रख दिया, कर्नल्स को दे दिया। अब आप जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं फौरन आपके पास कर्नल से वो बूटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और आपको विंडो का जो लोगो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाती है। इसको हम स्प्लैश स्क्रीन भी बोलते हैं, जो कि लोडिंग के अंदर जो है वो आप जाके रीडिजाइन करके भी रख सकते हो, खुद से कोई और लोगो लगाना चाह रहे हो वो भी आप रख सकते हो। व्हेन अ सीपीयू रिसीव्स अ रीसेट इवेंट, फॉर इंस्टेंस व्हेन इट इज पावर्ड अप और रीबूट, यानी जब आप कंप्यूटर को रीसेट करते हो यानी कि रीस्टार्ट करते हो, उसके लिए आप लोग आल्ट कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हो, या आप लोग डायरेक्ट आपके सिस्टम के अंदर बटन बना होता है रीस्टार्ट का, उसका वो करते हो, तो क्या होता है कि आपके सीपीयू से वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो लोड हो जाती हैं रजिस्टर्स के पास। द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर IR इज लोडेड विद अ प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन उसके पास प्री डिफाइन होता है वो उसी के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट देयर, और वहीं से उस एग्जीक्यूशन को वो स्टार्ट कर देता है। एट दैट लोकेशन इज द इनिशियल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इज इन द फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, और ये प्रोग्राम कहां पर होता है, ये हमारी रीड ओनली मेमोरी यानी कि बायोस के अंदर होता है। बिकॉज द रैम इज ऑन अननोन स्टेट एट द सिस्टम स्टार्ट, क्योंकि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस वक्त आपके सिस्टम को ये नहीं पता होता कि रैम मौजूद है, उस वक्त सिर्फ उसको यही पता है कि आपकी जो रोम बायोस है उसके अंदर आपकी बूटिंग प्रोसेस की तमाम एग्जीक्यूशन वाली फाइलें मौजूद होती हैं, आपकी कुछ हार्ड पे फाइलें मौजूद होती हैं, जो क्या कर रहा होता है रोम और मदरबोर्ड जो है और आपकी हार्ड डिस्क आपस में इंटरचेंज कर रहे होते हैं, तब आपका सिस्टम जो है वो बूट हो रहा होता है। रोम इज कन्वीनियंट बिकॉज इट नीड इनिशियलाइजेशन एंड कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अ कंप्यूटर वायरस। रोम बायोस जो है वो क्योंकि परमानेंट मेमोरी होती है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होती है, और उसमें एक दफा जो डाटा लिख दिया गया वो परमानेंटली आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो स्टोर हो चुका होता है, और उसको हम लोग बार बार जो है वो रिपीट नहीं कर राइट या रीड राइट जो है वो नहीं कर सकते। आईसीटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम को स्टडी किया होगा तो उसमें ये चीजें आप लोगों ने होप टू से स्टडी की होंगी। द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। बूटस्ट्रैप जो है उसके पास बहुत ज्यादा वैरायटीज होती हैं टास्क को चलाने के लिए। यूजुअली वन टास्क इज टू रन डायग्नोज टू डिटरमिन द स्टेट ऑफ द मशीन। एक टास्क उसमें ये होता है कि अगर कोई ना कोई एरर आ जाता है तो उसको फौरन ही वो रिजॉल्व करे, और ये काम भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनल लेवल पे ओवर्स कर रहा होता है। इफ द डायग्नोसिस पास द प्रोग्राम कैन कंटिन्यू विद द बूटिंग स्टेप्स। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी हार्ड डिस्क नहीं चल रही, आपका सिस्टम कीबोर्ड नहीं चल रहा, आपका माउस नहीं चल रहा, तो फौरन आपको जो है वो एरर
डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि हमें फौरन उन जो है आईओ डिवाइसेस को जब वो प्लग इन प्लग आउट करके दोबारा से सिस्टम को जब रिस्टार्ट करते हैं तो वो जो डायग्नोसिस होती है वो क्लियर हो चुकी होती है और सीपीयू और रैम्स रोम जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करना जो है वो शुरू कर देते हैं। फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर टू डिवाइस कंट्रोलर एंड द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर से डिवाइस कंट्रोलर की तरफ जो है और मेन मेमोरी तक वो जो कंटेंट है वो आपस में ट्रांसफर होना शुरू होते हैं। सूनर और लेटर इट स्टार्ट द बूटिंग ऑपरेटिंग, और जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होता उस वक्त तक ये बूटिंग प्रोसेस जो है वो होता रहता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेसेस, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होंगे, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का पूरा एक टॉपिक आना है आगे चल के जिसको हम लोगों ने डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे इसका लिटिल बिट जो इंट्रो है, प्रोसेस, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो कहता है जी प्रोसेस क्या है, असल में एक प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन करता है। अ प्रोसेस इज मोर देन द प्रोग्राम कोड, एक प्रोसेस में मल्टीपल प्रोग्राम के कोड होते हैं विच इज समटाइम नोन एज टेक्स्ट सेक्शन, जिसको हम बाद में ये कहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट सेक्शन है। इट आल्सो इंक्लूड द करंट एक्टिविटी, और वो जो भी करंट एक्टिविटी होती है उसको भी डिस्प्ले कर रहा होता है एज रिप्रेजेंट बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर, और प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर तमाम की तमाम वो एक्टिविटी जो है वो काउंट हो रही होती हैं और उसको एक काउंटर जो है उसका चल रहा होता है, जिससे ये हमें पता चल रहा होता है कि जो प्रोसेसर वो प्रॉपर तरीके से ओएस पीछे वर्क कर रहा है। अब प्रोसेस जर्नली आल्सो इंक्लूड द प्रोसेस स्टैक which contain temporary data such as function parameter return address and local variables। मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल है, ग्लोबल है, आपको रिटर्न एड्रेस और होता है। आप पैरामीटर अगर आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो आपको जिस भी टीचर ने वो पढ़ाई होगी तो उसमें आपने रजिस्टर्स को लाजमी जो है वो व्यू किया होगा। आप रजिस्टर्स के अंदर यानी डीबग की एक कमांड है, आप अपने प्रोसेस में बैठे हुए किसी भी सिस्टम में बैठे हुए किसी भी प्रोसेसर के अंदर जो है वो डायरेक्टली आप स्विच हो सकते हैं। आपने डीबग लिख के एंटर करना है, एंटर करने के बाद आप उस प्रोसेसर के अंदर डायरेक्टली अब आपको एक्सेस होगी, आप डायरेक्टली उसमें बैठ के काम कर रहे हो। सिंपल आपने एक कमांड है जी आर को लिख के आपने एंटर किया तो आपको जितने भी आपके सीपीयू के रजिस्टर हैं वो डिस्प्ले जो है वो हो जाएंगे। अगर आप डी लिख के एंटर करते हो तो कौन सा रजिस्टर किस लेवल पे क्या काम कर रहा है उसकी वर्किंग जो है वो आपको शो हो रही होती है। अब प्रोसेस में आल्सो इंक्लूड अ हीप which is memory that dynamically allocated during the process run time। आगे चल के ये इसकी हमने बकायदा प्रैक्टिकली लैब जो करनी है, इसकी प्रोग्राम्स भी लिखने हैं। ये जो प्रोसेस मैनी इंक्लूड हीप और मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, मेमोरी को एलोकेट कैसे होगा, प्रोसेस रन कैसे होगा, ये सारी चीजें आगे चल के कमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोसेस है इसमें 0 टू मैक्सिमम होता है कि आपके पास स्टैक्स है, हीप है, डाटा है, टेक्स्ट है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की स्टेट की बात करें तो कोई भी न्यू प्रोसेस जो है वो जब एग्जीक्यूट होता है, एडमिट होता है तो वो रेडी स्टेट में जाता है। उसके बाद इंटरप्ट कॉल होती है। अब इंटरप्ट में वो चेक कर होता है कि इसकी कोई इसमें बग है या नहीं। अगर वो रन क्लियर हो जाती है तो रन होता है और टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम। अगर किसी किस्म का कोई एरर आता है तो वेटिंग कंडीशन में चला जाता है। वहां पे जो स्केड्यूल डिस्पैचर है या आईओ इवेंट्स है ये वो तमाम अपने रूटीन्स को चेक करते हैं, फिर वो प्रोग्राम रन होता है और टर्मिनेट कंडीशन में चला जाता है। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन इट चेंज स्टेट, हर दफा वो अपनी प्रोसेस को जो स्टेट है उसकी चेंज करता है। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड इन पार्ट बाय अ करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। जो भी स्टेट होती है उसको वो करंटली डिफाइन करता है और उस प्रोसेस को ईच प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग, और हर एक के पास कोई ना कोई वर्किंग प्रोसीजर है। जैसे कि न्यू द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, यानी न्यू कमांड क्या करती है कि सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है उसको वहां से स्टार्ट करता है। रनिंग इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूट, जो भी हिदायत जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसको ये एग्जीक्यूशन जो है लेवल पे लेके जाता है। वेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट और अकर सच एज आईओ कंप्लीशन एंड रिसेप्शन ऑफ आ सिग्नल, यानी अगर उसमें आईओ के लिहाज से बफरिंग के लिहाज से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो वेट करता है थोड़ा सा प्रोसेस, उसे चेक करने के बाद आगे जो है वो रेडी कंडीशन में जाता है। रेडी कंडीशन क्या करता है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर। वो क्या करता है, वो उस वक्त प्रोसेसर को असाइन कर देता है कि इसमें तमाम तरह की जो एग्जीक्यूशन है वो 100% कंप्लीट है और एंड पे वो आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि आपको आउटपुट जो है वो दिखा दी जाती है और उसके बाद आप कोई भी की प्रेस करें या रिटर्न आपने अगर किया हुआ है तो डायरेक्ट आपके पास वो सिस्टम के अंदर जो है वो मूव हो चुका होता है।
जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। होप टू से कि मोस्टली जो टर्म्स हैं वो आप लोगों ने पहले से भी स्टडी की हुई है। तो हम आगे चलते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, कि प्रोसेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको ब्लॉक कैसे किया जाता है, अब हम इसको देखते हैं। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंट इन आ ऑपरेटिंग सिस्टम, हर प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2x2 करना है तो उसके लिए आपको एक 5 to 6 लाइन्स का प्रोग्राम लिखना है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो 2x2 ही आएगा। आप जो भी वैल्यू उसको देंगे, वो 2+2 है, 2-2 है, 2/2 है, वो उसके मुताबिक जो है वो प्रोसेस जो है वो वर्क करेगा। बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB आल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक, उसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। प्रोसेस की स्टेट क्या है जी? द स्टेट में बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हॉल्ट एंड सो ऑन। वो कहता है कि प्रोसेस की कोई भी स्टेट हो सकती है, चाहे वो न्यू हो, रेडी हो, वेटिंग में हो, हाल्टेड हो, यानी कि वो और कोई भी हो सकती है। उसके बाद है प्रोग्राम का काउंटर। द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट फॉर दिस प्रोसेस। जो प्रोग्राम काउंटर है वो ये चेक करता है कि मैंने नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। सीपीयू रजिस्टर बहुत बड़ा इनका रोल है। अगर ये रजिस्टर प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम किए जाए तो फिजिकली फायर जो है वो बर्न हो जाता है आपका सिस्टम, क्योंकि जितने भी रजिस्टर हैं उनमें से 16, 14 जो भी रजिस्टर हैं, फ्लैग रजिस्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो आपकी वर्किंग कर रहे होते हैं। द रजिस्टर्स वेरी इन नंबर एंड टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर ये डिपेंड कर होता है। दे इंक्लूड अकोमोलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर प्लस एनी कंडीशन कोड इंफॉर्मेशन। यानी उसने बता दिया कि मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, जिसमें आपके अकोमोलेटर के कुछ रजिस्टर हैं, कुछ आपके इंडेक्स के रजिस्टर हैं, कुछ आपके स्टैक पॉइंटर्स हैं, कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, फ्लैग रजिस्टर हैं, और उसके अलावा आपके कोड पे डिपेंड कर होता है कि वो कोड जो है वो किन रजिस्टर्स को फॉलो कर रहा है या किन रजिस्टर के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किस तरह से स्केड्यूलिंग कर रहा होता है, वो कैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड अ प्रोसेस प्रायोरिटी, पॉइंटर्स टू स्केड्यूलिंग क्यूज एंड एनी अदर स्केड्यूलिंग पैरामीटर। आप लोगों ने होप टू से डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे या पढ़ ली होगी, उसमें आपको ये क्यूज, स्टैक्स जो है, पॉइंटर जो है, आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। वहां पे आप देखिएगा कि काफी ज्यादा प्रोसेस जो है वो आपने, अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग की कोडिंग आप करवाई जाती है या करेंगे आप या कर लिया आप लोगों ने, तो उसमें स्केड्यूलिंग के पैरामीटर को बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको सीपीयू की जो स्केड्यूलिंग है वो पता चले और किस तरह से पॉइंटर्स जो है या क्यूज जो है या स्टैक जो है या लिंक लिस्ट जो है वो काम कर रही होती है और प्रोसेसर जो है वो अपनी स्केड्यूलिंग कंप्लीट कर रहा होता है। इसके भी आगे चल के प्रोग्राम हमारे पास काफी सारे आएंगे, जिसमें आप लोग देखिएगा कि क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक जो है वो प्रॉपर तरीके से सीपीयू के साथ कैसे जो है वो स्केड्यूलिंग जो है वो मैच कर रहे होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड such information as the value of the base and limits register, the page table and segment table depending on the memory system used by the operating system। वो कहता है कि जी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को डील करना है, जिसमें लिमिटेड आपके पास रजिस्टर्स होंगे, पेज टेबल होंगे, आपके सेगमेंट टेबल्स होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे कि आपकी मेमोरी कितनी है, उस मेमोरी के मुताबिक जो है आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो प्रोसेस जो है वो कर रही होती है, वर्किंग कर रही होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द सीपीयू एंड रियल टाइम यूज्ड, टाइम लिमिट, अकाउंट मेंबर, जॉब ऑफ द प्रोसेस, नंबर एंड सो ऑन। वो कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सीपीयू को देख रहे होते हैं, उसके रियल टाइम का यूज क्या है वो देख रहे होते हैं, और वो कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर होता है। आईओ स्टेट इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ द आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड टू द प्रोसेसर, आ लिस्ट इज ओपन फाइल, सो ऑन। ये आगे चल के हम लोगों ने जी फाइल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब डिटेल में ये फाइलिंग हमारी डिस्कस होगी तो उसमें हमारे मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो वर्क कर रहे होंगे, मल्टीपल वर्किंग जो है वो हम लोग उस वक्त देख रहे होंगे। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। अब मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं,
अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस रह गई है तो वो अभी अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवा सकता है। इसके बाद जो है वो मैंने अटेंडेंस को क्लोज कर दिया। जी मैं टॉप से बॉटम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट रह गया तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकता है। बॉटम से टॉप की तरफ आ रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो नहीं। क्लियर हो गया जी सबको? ओके जी, मैं आप सब लोगों को सेकंड असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को देने लगा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स ने अपने पहले पेज के ऊपर अपना नेम और रोल नंबर और क्लास और सेमेस्टर ये लाजमी मेंशन करना है। सेकंड पेज से ऑनवर्ड जो भी आपकी वो असाइनमेंट होगी, 2 पेजेस की बनती है, 3 पेजेस की बनती है, 4 पेजेस की, आपने प्रॉपर उसके हेडर फुटर, उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट, उसके प्रॉपर जो हेडिंग्स और उसकी प्रॉपर जो टेक्स्ट है अलाइनमेंट, वो आप लोगों ने करके प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट बना के जो है वो भेजनी है। असाइनमेंट आप लोगों की ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। के डिफरेंस बिटवीन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर एंड लाइनक्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के फीचर्स का जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने लिखना है। 2 to 3 पेज की ये आपकी असाइनमेंट होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है मुझसे रिगार्डिंग द असाइनमेंट, जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो सबमिट करनी है। क्लियर हो गया सबको? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।